प्रिय बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के कुछ एग्जाम्पल जो है से सभी बचे हुए हैं, तो वो जो है कर लेते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 11 है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। यानी ऐसे विषम धन पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो बात यह आती है बच्चों, ये विषम धन पूर्णांक कौन से होते हैं? प्रश्न में कहा ऐसे दो विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनको वर्गों का योग, जिनका स्क्वायर किया जाए यानी वर्ग किया जाए और हमें कितना प्राप्त हो, 290। तो जो प्रश्न ने कहा है तो उस शर्त का हम लोग जो है पालन करेंगे। तो देखिए प्रश्न ने क्या बोला है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बच्चों, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले दो धन पूर्णांक ऐसे हैं जो क्रम से आते हो और उनका वर्ग करें तो कितना होगा, 290 होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमें तो पता नहीं कौन से विषम धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका वर्ग किया जाए, स्क्वायर किया जाए और 290 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न में जो शर्त दी है उसको यहाँ पर जो है मानेंगे। क्या मानेंगे? माना प्रथम जो है विषम धन पूर्णांक की बात कर रहा है प्रश्न में, यानी प्रश्न ने क्या कहा, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए, माना प्रथम विषम धन पूर्णांक यानी पहला विषम धन पूर्णांक, प्रथम विषम धन पूर्णांक इज इक्वल टू, बच्चों हम लोगों ने माना x। अब ये बात यहां पर ध्यान देनी है बच्चों, जो विषम धन पूर्णांक होते हैं उनमें अंतर कितना होता है। जैसे पहला हमने x माना तो इसका बाद वाला कितना होगा, भाई क्रम से कहा ना। क्रम का मतलब जैसे 2 के बाद 3, ये 2 3 आपस में क्या है, क्रम से है। 15 16 ही आपस में क्या है गिनतियां, ये नंबर धन पूर्णांक जो है 15 16 क्या है, क्रम से। लेकिन इसने धन पूर्णांक नहीं कहा, इसने क्या कहा है, विषम धन पूर्णांक। तो विषम धन पूर्णांक का मतलब समझिए, जैसे विषम गिनतियां कौन सी होती है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 है और ये क्या है, 9। ये सब विषम धन पूर्णांक है बच्चों। क्या है, विषम धन पूर्णांक। तो यहां से जो है पता करिए, यहां पर सेंस लगाइए कि एक विषम धन पूर्णांक है, इसके बाद 3 आता है विषम धन पूर्णांक, उसके बाद क्या आता है, 5 आता है, 5 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। तो हम लोगों ने पता कर लिया दो विषम धन पूर्णांक जो होते हैं क्रम से, क्रमागत, यानी 1 3 ये दोनों विषम धन पूर्णांक क्या है, क्रमागत हैं। और 3 5 क्या है, ये भी क्रमागत हैं, यानी क्रम से है। तो यही प्रश्न ने कहा, दो ऐसे धन पूर्णांक मिलने चाहिए विषम जिनके वर्ग किया जाए 290 हो जाए। तो बच्चों देखिए, जैसे ये दो क्रमागत हैं, इनका वर्ग करिए, 1 का वर्ग करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो इक्वल टू कितना, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9, 9 1 10। इस तरीके से हमको दो ऐसे विषम धन पूर्णांक मिलेंगे जिनका वर्ग करें और जो है उनका योगफल 290 हो। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, इसके बाद 11 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे, फिर 14 15 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे, उनका वर्ग करके चेक करते रहें। तो हम चेक ही करते रहें, पता नहीं किसका वर्ग जो है कितने, कौन से दो विषम धन पूर्णांक होंगे जिनका वर्ग करेंगे आए। तो इस तरीके से नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैटर्न ढूंढेंगे। पैटर्न क्या है, 3 और 5 इनमें अंतर कितना है, प्रत्येक दो विषम धन पूर्णांक जो है उनमें अंतर कितने का है, 2 का। देखो यानी ये 3 है, 3 के बाद अगला ज्ञात करना है तो 3 में कितना करें, 2 जोड़ दें तो 5 आ जाएगा। हम कहें 7 और 9 में, देखिए पहला 7 माने तो दूसरा कितना 9, तो दूसरा कितना 7 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, यानी प्रथम मान लीजिए 7 है तो दूसरा कितना होगा, प्रथम 7 है, दूसरा कितना होगा 7 प्लस 2 यानी 9 आ जाएगा। मान लीजिए पहला हमने 11 माना, कितना लिया 11, तो अगला कितना होगा 11 प्लस 2, क्योंकि 2 का अंतर होता है तो 11, 13 मिल जाएगा हमको। तो इसी तरीके से बच्चों देखिए यहां पर हमने माना प्रथम विषम धन पूर्णांक x है, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा विषम धन पूर्णांक, विषम धन
पूर्णांक। दूसरा विषम धन पूर्णांक बच्चों होगा, अभी हमने सिखाया कि दोनों के बीच अंतर 2 का होता है, तो पहला जितना माने उसमें अगला जो है 2 जोड़ करके लिख दे। तो पहला x है तो अगला कितना होगा x प्लस 2। ये बात क्लियर होगी बच्चों। अब प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्नानुसार लिखिए हिंदी में इस तरीके से, प्रश्नानुसार, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में लिखेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न ने क्या बोला है, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक या जिनके वर्गों का, यानी ये प्रश्न कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल 290 है, जिनके वर्गों का क्या योगफल है 290। तो यानी 2 जो धन पूर्णांक हैं उनके वर्गों का योगफल कितना है 290। तो बच्चों प्रश्नानुसार, तो प्रथम धन पूर्णांक लिखेंगे इसे इस तरीके से, प्रथम धन पूर्णांक उसका क्या करेंगे वर्ग प्लस द्वितीय धन पूर्णांक, यही तो बोला है प्रश्न ने, द्वितीय धन पूर्णांक, द्वितीय धन पूर्णांक उसका क्या करेंगे स्क्वायर इक्वल टू 290। शर्त लगाते हैं, देखिए प्रथम धन पूर्णांक x था तो x इसका स्क्वायर प्लस द्वितीय धन पूर्णांक x प्लस 2 है उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 290। अब बच्चों इसको जो है सही करिए, देखिए कैसे सही करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र क्या बोलता है, सूत्र कहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक बच्चों, तो देखिए ये होता है ना, तो इसी तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब x इंटू बी का मतलब 2 और प्लस 2 का स्क्वायर यानी बाद वाले पद का स्क्वायर, इसी सूत्र का उपयोग किया भाई। प्रथम पद देखिए, प्रथम पद तो प्रथम पद का स्क्वायर प्लस दोनों पदों की ए और बी की गुणा उसका दुगुना 2 से गुणा प्लस द्वितीय पद बी है उसका स्क्वायर, तो यहां पर वही किया, प्रथम पद x है x का स्क्वायर प्लस दोनों पदों की गुणा उसका दुगुना और प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 290। अब देखिए बच्चों x से ये कितना हो गया, जुड़ जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 290। अब बच्चों देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल टू 0 इधर। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें सब में है गुणा में, 2 से क्या कर दें इसको भाग कर दें, 2 से भाग कर देंगे या कहें 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 एकम 2 2 चक्की 8 2 3 6 इक्वल टू 0। अब बच्चों इतना आया। अब देखिए यहाँ पर कर लेते हैं इधर, देखिए ये कितना 2 है, 2 को 0 में भेज देते हैं उसके बाद लिखते हैं, देखिए 2 को 0 में उधर भेजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0/2, ये 0 हो जाएगा, 0/2, 2 से 0 को भाग दें 0 ही रहेगा। अब इसको इधर लिखेंगे बच्चों, देखिए क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि 2x आए, तो देखिए 143 इसको काटिए बच्चों, 11 1 11 11 3 33 11 और 13 यानी कितना आया 13 1 13 यानी 11 गुणा 13, तो 11 गुणा 13 अब 11 13 कितना होंगे 11 से 13 यानी 13 से 11 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों, 13 से 11 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी 2 के स्थान पर क्या 13 माइनस 11 लिखेंगे, तो यहाँ 2 है ना, तो 2 के स्थान पर हम लिखेंगे 13 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 143 इक्वल टू 0। अब बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। आइए बच्चों कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो बोलो क्या होगा, x कॉमन आया, x प्लस 13 आया माइनस 11x कॉमन यानी प्लस का 11 1 11 11 3 13 इक्वल टू 0। ये बच्चों आया कितना x प्लस 13 x माइनस 11 इक्वल टू 0, इतने निकल करके ये आए। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, देखिए इसको हटाते हैं यहाँ से,
हाँ देखिए क्या कहा है, यानी x प्लस 13 इजिकल टू 0 जब तब x इजिकल टू 0 माइनस 13, x इजिकल टू माइनस 13, और जब अगला इधर लिखेंगे बच्चों, जब x माइनस 11 इजिकल टू 0 तब x इजिकल टू 0 प्लस 11 यानी x इजिकल टू 11। बच्चों प्रश्न ने क्या कहा था, प्रश्न ने कहा था दो विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो पहला विषम धन पूर्णांक हम लोगों ने क्या माना था, x, दूसरा कितना x प्लस 2 था अपने आप, क्योंकि 2 का अंतर होता है। तो यहां पर x के मान निकल करके आए, द्विघात समीकरण बना था ना, तो x के 2 मान आए। तो यानी प्रथम धन पूर्णांक हम लोगों ने x माना था, तो x का मतलब कौन सा है, 2 मान आए x के। तो ये तो बच्चों अमान्य हो जाएगा, क्योंकि x बराबर -13 ये नहीं लिया जाएगा, ये क्या है, अमान्य है। क्या है, अमान्य, क्योंकि x से 1 क्या है, अमान्य इसलिए है क्योंकि x से 1 क्या है, धन पूर्णांक, धन विषम पूर्णांक है। क्या है, धन विषम पूर्णांक है, धन विषम पूर्णांक है। और ये है क्या निकला हम लोगों का, माइनस निकला ना, ऋण पूर्णांक निकला है, तो ये तो होगा नहीं, धन विषम पूर्णांक हम लोगों का क्वेश्चन में कहा गया था। तो देखिए इसलिए जो है x बराबर जो 11 आया वो क्या है, सही है। तो यानी प्रथम धन पूर्णांक, प्रथम इसलिए प्रथम विषम धन पूर्णांक, प्रथम विषम धन पूर्णांक इक्वल टू कितना, x का मतलब 11, और द्वितीय विषम धन पूर्णांक, द्वितीय विषम धन पूर्णांक, द्वितीय विषम धन पूर्णांक इक्वल टू कितना बच्चों, x प्लस 2 था, तो x का मतलब 11 प्लस 2 इक्वल टू कितना, 13। तो एक 11 आया आंसर, एक 13 आया। अतः दोनों विषम धन पूर्णांक क्या होंगे, अतः दोनों विषम धन पूर्णांक कितने, 11, 13 हैं। यही बच्चों क्या होगा, हम लोगों का आंसर होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर कंप्लीट कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 12 है बच्चों, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो तो इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए प्रश्न ने क्या कहा है, प्रश्न ने यह कहा है कि आयताकार पार्क जो है उसकी चौड़ाई, आयताकार पार्क की चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। यानी आयताकार पार्क जो है उसकी चौड़ाई लंबाई से कितनी है, 3 मीटर कम है। जैसे लंबाई 5 मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी, 3 कम, यानी 5 से 3 कम 2 होगी। इसका मतलब यही तो हुआ। यानी कहता जिसकी चौड़ाई जो है लंबाई से 3 मीटर कम, लंबाई जितनी हम लोग ले लें उससे 3 कम कर दीजिए वो चौड़ाई आ जाएगी। या हम कहें चौड़ाई जो है उसमें कितना 3 जोड़ दीजिए तो लंबाई आ जाएगी। ये ज्यादा अच्छा तरीका है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, माना आयताकार पार्क की बच्चों क्या माने, चौड़ाई सही रहेगा ना। माना आयताकार पार्क की चौड़ाई इक्वल टू कितनी, x मीटर, कितनी है x मीटर। तो लंबाई अपने आप बच्चों बताइए कितनी होगी,
यानी लंबाई कितनी होगी, लंबाई जो है कितनी है, चौड़ाई से 3 मीटर क्या है, यानी कहा गया है कि चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। चौड़ाई 3 कम है तो चौड़ाई जो है कम है ना, तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, x + 3, क्योंकि 3 ज्यादा होनी चाहिए। चौड़ाई 3 कम है तो ये ज्यादा होनी चाहिए, x + 3 मीटर। तो ये क्या आ गई, ये गई आयताकार की लंबाई पार्क की। अब कहा है, देखिए ये एक आयताकार जो है पार्क बना हुआ है, चित्र आपकी जो है जो क्वेश्चन है उसी में बना हुआ है, इसीलिए हमने साइड में बना लिया पहले से ही, ठीक। यानी इसी तरीके से चित्र भी बना है। एनसीईआरटी की जो बुक है सरकारी किताब एग्जाम्पल 12, उसी के साइड में चित्र बना हुआ है। तो देखिए ये क्या है, लंबाई x + 3, ये चौड़ाई है। अब प्रश्न ने कहा है कि पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, पहले से यानी इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार है और ये क्या है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब उसकी 2 भुजाएं बराबर है, जितनी ये है उतनी ये है। तो जिसका आधार यानी समद्विबाहु जो त्रिभुज है उसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। चौड़ाई कौन सी, ये, यानी ये भी दूरी कितनी है, x ही, आयताकार है ना, तो वैसे भी ये बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये इसी पर बना हुआ है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है और ये क्या है, इसकी 12 ऊंचाई है, ठीक, जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है, से 4 वर्ग मीटर अधिक हो। क्या अधिक हो, क्षेत्रफल 4 वर्ग मीटर क्या है, अधिक हो, तो आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए आयताकार जो पार्क है उसकी लंबाई और चौड़ाई दी है। हम लोग जानते हैं आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा, तो लिखते हैं, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब पार्क कैसा है, आयताकार है, तो लिखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, बच्चों आयताकार पार्क का क्षेत्रफल = लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है x + 3, चौड़ाई कितनी है इंटू x, मल्टीप्लाई करेंगे x थे तो x आ जाएगा, x² + 3x, ये क्या आ गया, इतने मीटर। क्षेत्रफल है वर्ग मीटर आया, कितना आया, वर्ग मीटर, यानी इतने वर्ग मीटर हुआ क्षेत्रफल आयताकार पार्क का। अब प्रश्न ने क्या कहा है, यानी इसका क्षेत्रफल, किसका, आयत का जो क्षेत्रफल निकाला ये वाला, पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, यानी ये भी है पार्क कैसा, समद्विबाहु, जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। आधार इतना है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार लिखिए, समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है, x, क्योंकि इसी की चौड़ाई के बराबर है ना, तो x मीटर, किसके बराबर है, x मीटर। ऊंचाई कितनी है बच्चों, ऊंचाई h कितनी है, 12 मीटर। अब कहता है जिसका आधार पार्क की चौड़ाई था के बराबर है, ऊंचाई 12 मीटर है, से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, यानी से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, किसका, इसका जो क्षेत्रफल है ये 4 वर्ग मीटर ज्यादा है, किसके, समद्विबाहु त्रिभुजाकार जो भाग है इसके, यानी इसका जो एरिया है ये वाला, ये क्या है, 4 वर्ग मीटर ज्यादा है इसके एरिया से, समद्विबाहु त्रिभुजाकार से। तो देखिए अब इसका एरिया निकालें सबसे पहले त्रिभुजाकार, तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुजाकार आकृति जो है, त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें लंबाई ये आधार दिया है, जब ऊंचाई, जब त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी हो तब फार्मूला ये लगाते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये फार्मूला होता है त्रिभुज का। तो देखिए 1/2 इंटू आधार कितना है x, ऊंचाई कितनी है 12, तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, ये कितना आ गया 6x,
क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्रश्नानुसार। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा था, आइए बच्चों इधर कर लेते हैं क्वेश्चन। लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार। प्रश्न ने क्या कहा है, जो आयताकार पार्क है उसका क्षेत्रफल और जो त्रिभुजाकार है उसका क्षेत्रफल, यानी आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल से 4 ज्यादा है। क्या है बच्चों, 4 ज्यादा। तो देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ये निकला, त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल ये निकला, ज्यादा इसमें कौन है, ये ज्यादा है आयताकार भाग का, यानी ये वाला कितना है, 4 ज्यादा है, ये 4 क्या है, कम है। प्रश्न की भाषा तो यही कह रही है ना, कहता है कि इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई बराबर मीटर 4 से 4 वर्ग मीटर अधिक है, यानी ये 4 ज्यादा है इससे। और हम इसको क्या करते हैं प्रश्नानुसार, तो जब 4 ज्यादा है हमें चाहिए x का मान, तो समीकरण बनना चाहिए ना। तो समीकरण कैसे बनेगा, जब इनको हम बराबर करें तो इधर उधर पक्षांतर करें द्विघात समीकरण में, हमें x का मान निकालना है ना। तो इसके लिए x का मान निकालने के लिए शर्त जो दी है उसी को हम पालन करेंगे और उसी के अनुसार जो है इनको बराबर करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 3x और इधर कितना है 6x, ये है त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल और ये है आयताकार भाग का क्षेत्रफल। हमें x का मान चाहिए, तो हम देख रहे हैं द्विघात समीकरण बन सकता है यदि बराबर लिख दिए जाए। तो प्रश्न ने जो शर्त दी है तो हम बराबर तभी लिख पाएंगे जब ये दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर का मतलब इधर उधर बराबर ही होने चाहिए पक्ष, तो ये बराबर नहीं है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, ये 6x है, ये क्या है, ये 4 ज्यादा है इससे। तो यदि हम इधर क्या कर दें, 4 जोड़ दें और इसको बीच में बराबर का साइन लगा दें, चिन्ह लगा दें, तो ये बराबर हो गए दोनों, अब कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण तैयार हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब यहां पर बच्चों हम क्या ले लेंगे, 4 1 4, 4 से 1 जाता है 3। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पर x माइनस 4 प्लस x 1 कॉमन, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए ये कितना आया, x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर जो है हम लोग बच्चों क्या करते हैं, देखिए यहां पर सलूशन निकालते हैं। देखिए अब बारी बारी से दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर लिखेंगे जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 0 प्लस 4 x इक्वल टू 4, तो x बराबर 4 आया। अब वहां से जब x प्लस 1 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 0 माइनस 1, यानी x इक्वल टू माइनस 1। बच्चों x का मान माइनस आया तो लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होगी, लंबाई चौड़ाई किस में होती है, प्लस में। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। यानी x हमने क्या माना था, x हमने आयताकार पार्क की चौड़ाई मानी थी ना, तो चौड़ाई माइनस में थोड़ी ना ली जाएगी, निगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए क्या है अमान्य। क्या लिख सकते हैं, चौड़ाई माइनस में नहीं, चौड़ाई यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं होगी, ठीक। तो यानी अमान्य हो गया। तो x बराबर 4, इसका मतलब जो है हम लोग इसको लेंगे, ठीक। ये आंसर आया। तो देखिए x बराबर जो 4 निकला, हम लोगों का क्या निकला, x बराबर 4। तो माना आयताकार पार्क की चौड़ाई हमने मानी थी x, तो x ये आया। तो लिखेंगे अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी मान रखी है, x ना, x का मान कितना आया 4, तो ये 4 आया तो 4 मीटर हो गई, मीटर में इकाई थी। और पार्क की
लंबाई कितनी होगी बच्चों? लंबाई क्या थी? 3 ज्यादा थी चौड़ाई से, तो यक्स प्लस 3, यही तो 3 है, एक्स प्लस 3। तो यक्स का मतलब 4 प्लस 3, 4 3 7, तो ये 7 मीटर आ गई। तो यानी एक आंसर ये हुआ लंबाई का, एक आंसर ये हुआ चौड़ाई का। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 11, यानी आपकी ये जो बुक है एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश राज्य हेतु जो है एनसीईआरटी जो ये बुक है, इसका एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज 4.3 इसके पहले एग्जाम्पल दिए हैं। तो अभी जो है हम लोगों ने कर लिए हैं एग्जाम्पल नंबर, ये 11 है, एग्जाम्पल नंबर 12 है। इसके पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 11 किया। ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290। बच्चों ये आपकी बोर्ड परीक्षा जो होनी है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 यानी एग्जाम्पल नंबर 11। उसके बाद 12 नंबर जो ये क्वेश्चन है, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी लंबाई जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। ये भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल जो 14 है बहुत ही मोस्ट है, और एक एग्जाम्पल जो है 15 बचता है। तो बच्चों अब हम लोग जो है ये 3 एग्जाम्पल जो बचे हुए हैं 13, 14, 15 ये तीनों एग्जाम्पल अगले लेक्चर नंबर जो होगा यानी उसमें लेकर के तीनों एग्जाम्पल जो है आएंगे, और तीनों एग्जाम्पल हम जो है हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे और करेंगे, उनको हल करेंगे। तो ठीक बच्चों, आज की क्लास जो है यहीं पर हम लोग जो है समाप्त करते हैं।